तो ये वीडियो रहने वाली है आज हुई UFC 313 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिधर ओवरऑल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी एंटरटेनिंग नहीं थी, बट श्योरली एंड आते आते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्साइटिंग बन चुकी थी। एलेक्स परेरा के फेस में लग रहा था कि वो एंग्री हो चुका है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मैगोमेड अंकलाएव को, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी अच्छे वे से ट्रैश टॉक करता है, वो पर्सनल भी चले जाता है। और यहां पर मैं बोलूंगा कि उसका साथ दिया है रशियन रिपोर्टर्स ने, क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चंस को पूछा है उसकी वजह से एंड में थोड़ी सी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एंटरटेनिंग बन जाती है। तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन कैरेक्टर था वो मैगोमेड अंकलाएव था। और टू बी ऑनेस्ट, हमने अंकलाएव को ट्रैश टॉक करते हुए देखा था ट्विटर पे, बट वहां पर ये लग रहा था कि मे बी उसके मैनेजर अली ने ये किए होंगे, बट अब हमने उसे इन पर्सन ट्रैश टॉक करते हुए भी देखा है। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि आज तक हमने मैगोमेड अंकलाएव को ऐसे नहीं देखा है। बट मैं तो कंप्लेंट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे मैगोमेड अंकलाएव का ये वाला वर्जन देखने में मजा आया। बट इसी के साथ फिर हमने कुछ ज्यादा नहीं देखा है। अब यहां पर रफाएल फिजीव को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी जानते थे कि जस्टिन गेची और रफाएल फिजीव ये दोनों एक दूसरे के साथ ट्रैश टॉक नहीं करने वाले हैं। इसके बाद भी यहां पर रफाएल फिजीव ये शो करता है कि बिना कोई ट्रैश टॉक किए हुए भी फाइटर कैसे एंटरटेनिंग बन सकता है। इसका प्योर एग्जांपल यहां पर रफाएल फिजीव शो करता है, जिधर वो बहुत ज्यादा हम्बल था, बट इसके साथ वो फनी भी था। वो खुद को भी थोड़ा सा ट्रोल करने लग पड़ा था। ऑल्सो एक चीज मैं भूल गया जो ऑब्वियसली क्लियर है कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलेक्स परेरा को लोग चेयर कर रहे थे, शामा शामा चांट कर रहे थे, वेरेस जब भी मैगोमेड अंकलाएव की बारी आ रही थी तो हर कोई उसे बू कर रहा था। बट ये चीज मैगोमेड अंकलाएव बहुत अच्छे से हैंडल करता है, और हम देख सकते थे कि जो उसने विलन का रोल लिया है वो उसने बहुत अच्छे से प्ले किया। तो अब ऑर्डर वाइज इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेन चीजें जो हुई हैं उनके बारे में अगर बात करें तो यहां पर स्टार्ट करते हैं एलेक्स परेरा से, जहां पर वो कहता है कि वो फुली प्रिपेयर्ड है मैगोमेड अंकलाएव से फाइट करने के लिए। और रही बात ग्रैपलिंग की, तो जब से उसने एमएमए को स्टार्ट किया है, यानी कि 2-3 साल पहले, तब से वो ग्रैपलिंग को ट्रेन कर रहा है, तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ग्रैपलिंग को लेकर। अब मैगोमेड अंकलाएव की बात करें तो यहां पर वो बहुत ज्यादा बू हो रहा था, तो इसीलिए अंकलाएव कहता है कि ऑडियंस में जो भी लोग शामा शामा चांट कर रहे हैं तो उनके लिए गेस व्हाट, शामा टाइम ओवर होने वाला है और फाइट के बाद हर कोई उसे लव करने वाला है। ऑब्वियसली ये नहीं होने वाला है, क्योंकि एलेक्स परेरा को लोग इसलिए लव करते हैं क्योंकि उसका ऑरा ही कंप्लीटली डिफरेंट है। तो मैगोमेड अंकलाएव को भी वैसा ही लव मिलेगा, तो ये चीज तो इम्पॉसिबल है। और अब इसके बाद जस्टिन गेची के ऊपर चलते हैं, जहां पर जस्टिन गेची बिलीव करता है कि रफाएल फिजीव उसके लिए ज्यादा टफ ओपोनेंट है एज कंपेयर टू उसके ओरिजिनल ओपोनेंट डैन हुकर से। जिधर इसी के साथ एक चीज जो जस्टिन बोलता है कि पास्ट कुछ फाइट्स में वो हेजिटेट करके फाइट कर रहा था, और इससे उसका ये मतलब है कि वो फाइट में इस माइंडसेट से जा रहा था कि अगर वो स्टार्टिंग में ज्यादा हिट नहीं होता है तो फिर वो लेटर ऑफ द फाइट में ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा और इससे वो फाइट को विन करेगा। बट अब वो इस चीज को चेंज करने वाला है, और जैसे वो पहले वायलेंट वे से फाइट करता था वैसे अब वो फाइट करने वाला है। अब जो जस्टिन गेची ने माइंडसेट को बोला है तो ऑब्वियसली मैं उससे डिसएग्री नहीं कर सकता, बट क्योंकि यहां पर जस्टिन गेची ये इंप्लाई कर रहा है कि अब वो पुराने टाइम की तरह काफी वाइल्ड होकर फाइट करने वाला है, तो इस चीज से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। क्योंकि मुझे लगता है कि टोनी फर्ग्यूसन की फाइट के बाद जितना भी हमने जस्टिन गेची को देखा है, वो जस्टिन गेची का वर्जन मुझे तो ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि वहां पर जस्टिन गेची ज्यादा काम रहकर फाइट कर रहा था। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि माइकल चैंडलर की फाइट होगी, वो फाइट ऑफ द ईयर गई थी, और डस्टिन पोरियर को वो नॉकआउट भी करता है, जिससे कि वो बीएमएफ चैंपियन भी बन जाता है। तो इसीलिए जस्टिन का ये जो काम वर्जन था ये मुझे काफी ठीक लगा था। बट अब क्योंकि जस्टिन गेची वापस वायलेंट वाले डेज में जाना चाहता है, और मे बी ये जस्टिन गेची के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग हो, क्योंकि नोबडी नोस कि अब उसकी चिन कैसे रहने वाली है। क्या वो ब्रॉल के टाइम थोड़ा सा गन शाय हो जाएगा, क्योंकि वो लास्ट ही फाइट में नॉकआउट हुआ है? इसका आंसर तो हमें फाइट के टाइम ही पता लगने वाला है। बट अब जस्टिन गेची ओल्ड डेज की तरह फाइट कर रहा है, तो ये फाइट गारंटी अमेजिंग रहने वाली है। रफाएल फिजीव यहां पर सुपर कूल रहता है, जिधर वो यही कहता है कि डेफिनेटली ये फाइट एक ब्लडी फाइट रहने वाली है, बट इस बार वो होप करता है कि फाइट में बस उसी का ब्लड ना शेड हो, बल्कि जस्टिन गेची का ब्लड भी शेड हो। अब जल्दी से अगर इग्नाशियो बाहामोंडेस और जेलिन टर्नर की बात करें तो वैसे तो यहां पर ज्यादा कुछ है नहीं कवर करने को, बट इग्नाशियो बाहामोंडेस बेसिकली यहां पर बोलता है कि ये उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जेलिन टर्नर को बीट करने से वो रैंकिंग्स को क्लाइम कर सकता है, वो टॉप 15 को एंटर कर सकता है, और इसीलिए ये फाइट
फाइट एक अमेजिंग फाइट रहने वाली है। दूसरी साइड जेलिन टर्नर की बात करें तो इट्स लुकिंग लाइक उसकी जो कपल ऑफ लास्ट फाइट्स थी वो अभी भी जेलिन टर्नर को हॉन्ट करती हैं और इसीलिए वो अगेन यहां पर बात करता है कि जब उसने बॉबी ग्रीन को नॉकआउट किया था तो क्योंकि वो नॉकआउट बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, रेफरी ने जल्दी फाइट को स्टॉप नहीं किया तो वो इस नॉकआउट के लिए काफी क्रिटिसाइज होने लग पड़ा और इसीलिए जब हेनाटो मोइकानो की फाइट आई तो वहां पर मोइकानो को नॉकडाउन करने के बाद वो वॉक ऑफ कर जाता है क्योंकि उसे बॉबी ग्रीन की फाइट रिमाइंड हो रही थी तो वो नहीं चाहता था कि वो एक्स्ट्रा शॉट्स को लैंड करे। बट फिर इस फाइट में रेफरी फाइट को स्टॉप नहीं करता है और यही चीज उसे बहुत ज्यादा कॉस्ट कर देती है, वो फाइट को हार जाता है। तो इसीलिए अब से उसने डिसाइड किया है कि वो अपने ओपोनेंट के ऊपर पंचेस को लैंड ही करता रहेगा जब तक रेफरी खुद फाइट को स्टॉप नहीं करता। अब इसके बाद वापस आते हैं राफाएल फिजीव पर, जिधर यहां पर राफाएल हम्बल रहकर भी बहुत अच्छे वे से एंटरटेन करता है। जहां पर जो उसने जस्टिन के साथ फर्स्ट फाइट की थी उसको लेकर राफाएल बोलता है कि उस पूरी फाइट में उसने अपने फेस को स्मैश किया था जस्टिन गेची के जैब से और यहां पर वो एक्टिंग भी कर रहा था कि कैसे पंच लैंड होने के बाद उसका फेस अप एंड डाउन हो रहा था, बेसिकली रॉक एंड रोल हो रहा था। और यहां पर क्योंकि वो बहुत ज्यादा हम्बल था उसने खुद को ट्रोल किया तो ऑडियंस भी इस चीज को अप्रिशिएट कर रही थी और ये सेगमेंट मुझे काफी अच्छी लगी। अब जस्टिन गेची की बात करते हैं, जहां पर रिपोर्टर जस्टिन से पूछता है कि रिसेंटली जस्टिन ने बोला था कि अब उसके घर में बस 2 ही पोस्टर्स की जगह बची है, तो क्या इससे वो ये इंप्लाई कर रहा है कि वो न्यू हाउस को बाय करने वाला है या फिर वो रिटायर होने वाला है। तो थैंक गॉड यहां पर हमें एक बहुत पॉजिटिव आंसर सुनने को मिला, जिधर जस्टिन गेची रिटायरमेंट की जरा भी बात नहीं करता है बल्कि वो कहता है कि वो न्यू हाउस लेने की बात कर रहा था। अब अंडरडॉग की भी बात कर लेते हैं, जहां पर जस्टिन गेची और राफाएल फिजीव दोनों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन दोनों की पहली फाइट में जस्टिन गेची विन किया था, बट फिर भी अगर हम ऑड्स को देखें तो जस्टिन गेची यहां पर एक अंडरडॉग है। तो इसके ऊपर पहले अपने व्यूज देते हुए जस्टिन गेची ये कहता है कि यस उसने ऑड्स को देखा है, वो जानता है कि वो इस फाइट में एक अंडरडॉग है और ऐसी चीजें वो पर्सनली लेता है क्योंकि ये उसे एक्स्ट्रा मोटिवेट करती हैं। अब इसके बाद जब राफाएल फिजीव की बात आई तो अगेन यहां पर राफाएल फिजीव बहुत ही अमेजिंग वे से आंसर देता है, जहां पर राफाएल कहता है कि वो तो खुद शॉक है कि कैसे वो एक फेवरेट है फाइट को विन करने के लिए, इवन दो कि वो लगातार 2 फाइट्स को लूज करके आ रहा है, जिसमें पहली तो फाइट उसकी जस्टिन गेची के साथ ही है, फिर सेकंड फाइट अगेंस्ट कैमरॉट वो फाइट को लूज करता है बट यहां पर वो इंजर्ड भी हो गया था तो वो ये फाइट इंजरी के बाद ले रहा है, सो इसीलिए उसे भी नहीं पता कि वो इस फाइट में एक फेवरेट कैसे है। अब एकदम से यहां पर जस्टिन बोलता है कि ये इसलिए है क्योंकि लास्ट फाइट में वो मैक्स ऑलिवे से नॉकआउट हो गया था, बट यहां पर राफाएल फिजीव अगेन बहुत अच्छा आंसर देता है जो बेसिकली बहुत हम्बल वे था बोलने का कि ना लीव इट। और अब चलते हैं एंड ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसका हर कोई वेट कर रहा है क्योंकि यही इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेन हाईलाइट रही है, जहां पर रशियन रिपोर्टर्स मैगोमेड अंकलैब को बेसिकली वेपन्स दे रहे थे, खुद से बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें पहला अंकलैब से ये पूछा जाता है कि अगर वो फाइट में एब्सोल्युटली एलेक्स परेरा को डोमिनेट कर देता है, इतना ज्यादा डोमिनेट कि फाइट में एलेक्स परेरा को ये रियलाइज हो जाता है कि वो इस फाइट को विन नहीं कर पाएगा एंड देयर इज नो वे आउट, तो क्या ये फाइट के बाद वो एलेक्स परेरा को वापस भेजने वाला है टायर शॉप में वर्क करने के लिए। जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्वियसली यहां पर हर कोई बू करने लग पड़ता है और यहां पर अंकलैब कहता है कि यस वो प्लान कर रहे हैं कि वो एब्सोल्युटली एलेक्स परेरा को फाइट में डोमिनेट करें और मेक श्योर करें कि फाइट में एलेक्स परेरा के पास कोई भी चांस ना रहे विन करने का, और फिर जब वो फाइट को हार जाएगा तो ये तो एलेक्स परेरा पे डिपेंड करेगा कि क्या वो स्टिल कंटिन्यू करता है फाइट करना या फिर वो वापस चले जाता है टायर शॉप में काम करने के लिए। ऑडियंस की सारी बूज के बीच में मैगोमेड अंकलैब यहां पर बहुत ही इविल स्माइल देता है क्योंकि वो जानता था कि ये चीज डेफिनेटली एलेक्स परेरा को इफेक्ट करने वाली है एंड श्योरली हम ये चीज देखते हैं कि एलेक्स परेरा इस बात से इफेक्ट होता है, जहां पर अगर हम एलेक्स परेरा की बॉडी लैंग्वेज को देखें तो पहले वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर पीछे होकर बैठा था, बट जैसे ही उसने टायर शॉप सुना तो हम देख सकते थे कि एलेक्स परेरा का पूरा ही डिमीनर चेंज हो गया, वो ज्यादा इंटेंस हो गया और आगे होकर भी बैठ गया। और यहां पर बस एक प्रॉब्लम है कि जिस रशियन रिपोर्टर ने ये क्वेश्चन को पूछा था उसे यहां पर चाहिए था कि वो एलेक्स परेरा से इसका रिप्लाई भी मांगे, क्योंकि फिर हम में भी ये पहली बार देखते कि एलेक्स परेरा अपनी काम को लूज करके ट्रैश टॉक कर रहा है। तो आई थिंक सो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस होगी क्योंकि ऑब्वियसली अगर यहां पर एलेक्स परेरा भी ट्रैश टॉक करता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी बन जाती। बट एनीवेज इसके बाद एक और रशियन रिपोर्टर उठता है और वो भी डायरेक्टली पर्सनली चले जाता है, जहां पर वो कहता है कि जब मैगोमेड अंकलैब एलेक्स परेरा को बीट कर देगा, शामा टाइम को ओवर कर देगा, तो फिर मैगोमेड अंकलैब ऑडियंस को न्यू वर्ड्स क्या टीच करवाने वाला है जो लोग फिर उसके बारे में चांट करेंगे। तो यहां पर अंकलैब कहता है कि ये सेम लोग जो शामा शामा चांट कर रहे हैं ये फाइट के बाद खुद ही बोलेंगे नो शामा इट्स अंकलैब टाइम।
ऑब्वियसली मैगोमेड अंकल यहाँ पर बू हुआ, बट आई रियली लाइक इट क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टर्स ने जो क्वेश्चन को पर्सनल बनाया था उसे कंटिन्यू करते हुए मैगोमेड अंकल ने आंसर्स को भी पर्सनल दिया है, जिससे कि ऑब्वियसली ये क्लियर था कि एलेक्स परेरा एंग्री हो रहा है। और इसी एंगर के चलते हुए एंड में हम देखते हैं कि अभी तक एलेक्स ने जितनी भी बातें बोली हैं उनमें से सबसे बेस्ट बात वो एंड में बोलता है, जहां पर वो कहता है कि काफी लोग ये बोल रहे हैं कि उसके लिए मैगोमेड अंकल एक डिफरेंट फाइट है और बहुत ज्यादा टफ फाइट है, बट वो यहां पर बिलीव करता है कि इसका कंप्लीट ऑपोजिट है, जहां पर ये फाइट उसके लिए टफ नहीं है बल्कि मैगोमेड अंकल के लिए वो ज्यादा टफ ओपोनेंट है। अभी तक मैगोमेड अंकल ने जितने भी ओपोनेंट्स के साथ फाइट की है उनसे सबसे ज्यादा डिफरेंट वो रहने वाला है। और इसी के साथ एंड में हम एलेक्स परेरा को रोर करते हुए सुनते हैं कि वो बहुत ही जोर का और काफी इंटेंस वे से शामा बोलता है। 100% मैं इस बात से एग्री करता हूं, जहां पर बस अभी एक ही नैरेटिव चल रहा है कि एलेक्स परेरा के लिए मैगोमेड अंकल बहुत डिफरेंट फाइट है, बट ये सेम चीज अंकल के लिए भी अप्लाई करती है क्योंकि अभी तक मैगोमेड अंकल ने भी कोई भी ऐसे ओपोनेंट के साथ फाइट नहीं की है जो एलेक्स परेरा को जरा भी रिजेंबल करता है। अब इसके बाद फेस ऑफ होते हैं जो नॉर्मल गए थे, बट यहां पर मैं थोड़ी सी साइज की बात करना चाहता हूं, जिधर टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा कि एलेक्स परेरा और मैगोमेड अंकल इन दोनों का साइज समवट सेम रहने वाला है, बट हम देख सकते थे कि साइज और हाइट वाइज दोनों ही जगह एलेक्स परेरा ज्यादा बड़ा लग रहा है। और इसके साथ मैं सरप्राइज्ड हूं कि इतना बड़ा फाइटर मिडिल वेट में कैसे फाइट कर पा रहा था। एंड दैट्स इट गाइस, ज्यादा मजा आता अगर फेस ऑफ में भी धक्का मुक्की हो जाती, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला था। तो इसी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर हो जाती है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, तुम्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।